क्लास 7th हम आपके सोशल साइंस का हिस्ट्री में आज सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, यानी जो नए राजा और जितने भी उनके नए राज्य बने उन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। Many new dynasties emerged after the 7th century, यानी 7वीं शताब्दी के बाद में बहुत सारी नई जो राजा थे, मतलब अलग अलग जगह से एक साथ आने लगे। Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th century, यानी जो आपके बुक के नीचे मैप दिया हुआ है मैप 1, वो मेजर रूल्स बताता है, यानी जो मेजर राजा थे 7th से लेके 12th सेंचुरी तक के, उनके बारे में इस मैप में बताया गया है। तो ये उस समय के जितने भी मुख्य राजपाट थे वो इसमें बताए गए हैं। The emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. यानी 7वीं शताब्दी तक बहुत बड़े बड़े या तो लैंडलॉर्ड्स हो गए थे, यानी जमींदार, और या फिर वॉरियर चीफ्स यानी जो युद्ध करा करते थे वो हो गए थे अलग अलग रीजन्स में। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समांतास। तो जो पहले से राजा वहाँ मौजूद थे वो उनको अपना सबऑर्डिनेट यानी उनसे एक थोड़ा नीचे बताते थे। They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their court and provide them with military support. यानी उनका काम क्या था? तोहफे लाना, कोर्ट में प्रेजेंट रहना और मिलिट्री सपोर्ट देना, यानी युद्ध के समय पर सपोर्ट करना। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta or Mahamandleshwar, the great lord of a circle or region, and so on. धीरे धीरे जैसे ही समानता के पास पावर आती गई और पैसे आते गए, उन्होंने समानता से खुद का नाम महासमंत रख दिया या महामंडलेश्वर रख दिया। समटाइम्स दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कभी कभी वो अपने राजाओं से ही लड़के जीत जाया करते थे। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटास इन डेक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, राष्ट्रकूटा जो थे डेक्कन एरिया में, वो चालुक्यास के नीचे थे कर्नाटका में। इन द मिड 8th सेंचुरी डांटी दुर्गा अ राष्ट्रकूटा चीफ, यानी कि मिड 8th सेंचुरी में डांटी दुर्गा नाम का एक राष्ट्रकूटा चीफ था, जिसने ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, यानी उसने अपने ऊपर जो चालुक्य राजा था उसको उसकी गद्दी से हटा दिया और उसके बाद एक युद्ध जो एक बोल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को करने का मतलब ये था कि एक तो ये ब्राह्मण की मदद से करी जाती थी और इसे सोचा जाता था कि इससे रीबर्थ होगा, यानी दोबारा जन्म होगा, और किसके रूप में जन्म होगा? एक क्षत्रिय के रूप में। अगर आप जन्म से क्षत्रिय नहीं भी हो तो भी इस प्रक्रिया से आप क्षत्रिय हो जाओगे। इन अदर केसेस men from the enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. और दूसरे केसेस में ऐसे लोग जो एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से थे, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा युद्ध में जो फैमिलीज काम आती थी उन फैमिलीज से थे, तो वो अपने मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करके यानी युद्ध के दौरान वो अपना किंगडम बना लिया करते थे। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स हु गेव देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, यानी ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को यानी ब्राह्मण होने को छोड़ दिया और उन्होंने आर्म्स उठा लिए, यानी कि युद्ध करने के लिए वेपन्स उठा लिए। सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, तो उन्होंने कर्नाटका और राजस्थान में हथियार उठाकर उनको अपने कब्जे में कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, अब उनका जो राज्य तो बन गया लेकिन अब उसको संभालते कैसे थे? Many of these new king adopted high sounding titles such as महाराजाधिराज, यानी कुछ नए राजाओं ने बहुत बड़े बड़े हाई साउंडिंग यानी भारी टाइटल यूज करे अपने लिए नाम के लिए, जैसे महाराजाधिराज, जैसे ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों लोक का राजा, एंड सो ऑन। However, in spite of such claims, they often share powers with their samantas as well as the association of peasant traders and brahmins. तो उन्हें अपनी जो पावर थी वो बांटना पड़ती थी समंत के साथ में, जो वहाँ पे पीजेंट ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स का मिल के एसोसिएशन होता था उनके साथ में। ईच वन ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, यानी ये जितनी भी स्टेट्स थे, जितने भी राज थे, इनके रिसोर्सेज जो आते थे, ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें अगर हम देखें, जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे आते थे, यानी बनाने वाले।
तो उसमें पीजेंट्स आ जाते हैं, काम करने वाले, हल चलाने वाले, बकरी और गाय चराने वाले, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, who were often persuaded और compelled to surrender part of what they produce। तो बहुत बार इनको बोला जाता था जोर ज़बरदस्ती के साथ कि जो भी इन्होंने बनाया है, जो भी इन्होंने प्रोड्यूस करा है, वो ये सरेंडर कर दे, यानी दे जाए राजा को। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभी इसे किराया बोला जाता था, क्योंकि जो जिसका भी ज़मीन रहता था, जिसके ऊपर ही अपनी चीज़ें करते थे, तो वो किराए के रूप में वो चीज़ ले लेता था। रेवेन्यू यानी टैक्स भी उस समय पर ट्रेडर्स से लिया जाता था। 400 taxes। The inscription of Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes। यानी चोला के जब हम इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यानी जो उनके बारे में लिखी हुई बुक्स हैं जब वो तमिलनाडु पे राज करते थे, उसमें 400 से ज़्यादा टर्म्स हैं अलग अलग टाइप के टैक्सेस के लिए। सबसे फ्रीक्वेंटली जिस टैक्स का नाम होता है वो होता है वेटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कैश नहीं लेते हैं, वो काम करवा लेते हैं। कदामाई और लैंड रेवेन्यू, यानी जिनको ज़मीन के पैसे देना पड़ते थे। टैक्सेस थे घरों में रहने के लिए, पाम ट्री के ऊपर चढ़ते हैं जब सीढ़ी से, उसके लिए टैक्स था। प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी लेने के लिए टैक्स था, यानी बहुत सारे टैक्स थे। अब इस तरीके के कोई भी टैक्स नहीं लिए जाते। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। अब इनका यूज़ किस चीज़ में करते थे? जो राजा है उसके लिए करा जाता था। टेम्पल्स यानी मंदिर बनवाने के लिए करा जाता था, बड़े बड़े फोर्ट्स बनवाए जाते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, युद्ध में भी काम आते थे। और जो इतनी सारी वेल्थ इकट्ठी होती थी वो खराब हो जाती थी युद्ध में, क्योंकि हार जाते थे और सारी चीज़ें खराब हो जाती थी। The functionaries for collecting revenues were great, generally recruited from influential families। यानी जो भी लोगों को टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा जाता था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल यानी बड़ी फैमिली से हुआ करते थे, जिनका थोड़ा दबदबा होता था। और जो पोजीशंस थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी का मतलब होता है जो काम उसका दादा करता था वो अपने बेटे को देगा, उसका बेटा अपने बेटे को देगा, ऐसे करके ये जॉब मिलती जाती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी यही काम चलता था। बहुत सारे केसेस में अगर राजा है तो उसका कोई भी क्लोज रिलेटिव ही इस जगह पर आ जाता था। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी इसमें कुछ ऐसी डिटेल होती थी जो ज़रूरी नहीं है कि सच हो, लेकिन हाँ ये हमें बताती थी कि रूलर खुद को कैसे बताना चाहते थे। रूलर हमेशा खुद को एक बहुत ज़्यादा जीतने वाला वॉरियर जैसा बताना चाहते थे कि मैं हमेशा जीतता हूँ। क्योंकि ये कंपोज कौन करता था, कौन लिखता था, इनको ब्राह्मण्स लिखते थे, जो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में मदद भी करा करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्ट। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज, यानी प्रशस्तीज जो है उसमें बहुत सारे रूलर्स ने अपने जीतने की बात लिखी है। एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है, ये बताते हैं कि नागभट्ट किस तरीके का राजा था। द किंग ऑफ आंध्र, सिंध, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंग फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज प्रिंस, यानी बताते हैं कि जब वो राजकुमार थे तभी इन सारी जगह के राजा उनके चरणों में गिर गए थे। उन्होंने जीत हासिल करी थी कन्नौज के ऊपर। उन्होंने बंगाल के एक पार्ट में किंग ऑफ वंगा को हराया था, अनर्थ को हटाया था, मालव, किरात, तुर्शका, वत्सा, मत्स्या और इन सबको उसने हराया था। तो प्रशस्ति में इस तरीके की चीजें लिखी होती है कि उन्होंने क्या युद्ध करा था और किस किस को उन्होंने जीता था। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट ऑफ लैंड, यानी ब्राह्मण को क्या दे दिया जाता था, कुछ भी जमीन दे दी जाती थी। इनको रिकॉर्ड करते थे कॉपर प्लेट्स के ऊपर, हु वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, और जो भी लैंड को रिसीव करता था उसको ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर दे दी जाती थी। इस तरीके की कॉपर प्लेट्स होती थी। ये सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स है जिसमें ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन 9th सेंचुरी लिखा हुआ है कि मैंने अपनी ये जमीन जायदाद इसके नाम पर कर दी है, जो आधा संस्कृत और आधा तमिल में लिखा हुआ है। और इसके ऊपर रॉयल सील लगी हुई है, राजपाट की यहाँ पर सील लगी हुई है, ये बताने के लिए कि हाँ ये एक असली डॉक्यूमेंट है, फर्जी नहीं है। What was given with the land, इसके साथ में क्या दिया जाता था, ये तमिल सेक्शन है कि क्या दिया जाता था। यहाँ लिखा है We have demarcated the boundaries of land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes, यानी हमने पेड़ लगाकर ये जो बाउंड्री है बना दी है। This is what the land contains, यानी क्या क्या है उस जमीन में। फ्रूट बियरिंग ट्रीज, यानी फल वाले पेड़ हैं।
पानी है, गार्डन है, और भी फलों के पेड़ हैं, वेल्स है यानी कुएं हैं, ओपन स्पेसेस है, गाय भैंस बकरी चराने के लिए जगह है, एक गांव है, एंटिल प्लेटफॉर्म, कैनल, डिचेस गड्ढे हैं, नदियां हैं, और भी बहुत सारा आगे तक है, टैंक्स है, ग्रेनरीज है, फिश पॉन्ड भी है, बी हाइव्स है यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते भी हैं, और लेक्स भी हैं। ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, यानी कि जो भी इसको अब ग्रहण करने वाला है वो इससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और जो भी फाइन उस लगता है, टैक्स लगता है, वो सब कुछ ले सकता है। टैक्स ऑन बीटल लीव्स, दैट ऑन वुवन क्लोथ्स एंड एज वेल एज ऑन व्हीकल, यानी इन सब चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जाता था। वो बड़े कमरे बना सकता है, ईंट का यूज़ कर सकता है, छोटे मोटे गड्ढे खोद सकता है, ट्री प्लांट कर सकता है, बुशेस प्लांट कर सकता है, घास उगा सकता है अगर उसको चाहिए तो। वो इरिगेशन के लिए यानी खेतों में पानी सींचने के लिए भी कैनाल्स बना सकता है। उसको ये याद रखना है कि पानी का वेस्टेज ना हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उसमें लिखी रहती थी। और क्या क्या इरिगेशन के मेथड हो सकते हैं, जो भी इंस्क्रिप्शन में लिखे हो आप एक बार नेट पे सर्च करके देख लेना। Unusual for the 12th century was long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. 12th century के हिसाब से ये चीज़ थोड़ी अलग थी। उसमें एक ऑथर का नाम लिखा था कल्हान, जिसने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करे थे, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस, हिस्ट्रीज, और उसने फिर ये सब चीज़ें लिखी थी। और जैसे प्रशस्ति में सिर्फ रूलर की तारीफ करी जाती थी, ये अलग था, ये क्रिटिकल था रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के, यानी ये बुराई भी करता था। Warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. यानी हमने देखा कि ये जितने भी राज्यपाट हैं ये किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन में है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और सेम टाइम पर ये दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, यानी एक बहुत फेमस एरिया था उस समय पर जिसको बोला जाता था कनौज, गंगा वैली में आता था जो। For centuries, ruler belonging to Gurjar, Pratihar, Rashtrakutas and Pala dynasties fought for control over Kannauj. यानी बहुत सारे राज्य जो थे आपस में लड़ते रहा करते थे इसके ऊपर राज्य करने के लिए। Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as tripartite struggle. और क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें ये 3 जगह के राज्य थे जो लड़ते थे, इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं जो हिस्ट्री बताते हैं वो इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बताते हैं, यानी 3 लोग जिसमें इन्वॉल्व थे। As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temple. तो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर भी अपनी पावर दिखाया करते थे। So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples, which were sometimes extremely rich. यानी कि तो जब वो एक दूसरे पर हमला करा करते थे तो कई बार ये मंदिरों पर हमला करते थे, और मंदिरों में बहुत सारा खजाना रखा रहता था। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ये बहुत फेमस कहानी है। बहुत बाहर से एक रूलर आया था गजनी से, महमूद ऑफ गजनी सुल्तान, जिसने 997 से 1030 तक रूल करा था, और सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सब जगह उसका राज्यपाट हो गया था। वो हर साल आकर हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रेड डालता था, और ज़्यादातर वेल्दी टेम्पल्स यानी जो पैसे वाले मंदिर होते थे वहीं पर आता था, जिसमें से सोमनाथ गुजरात में उसने बहुत बार ये काम करा है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। तो गजनी में उसने एक नया शहर बना दिया था, कहा जाता है हमारे यहाँ से जितनी भी वेल्थ है उसको ले जाकर। ऐसा बोला जाता है कि जो सोमनाथ मंदिर है इसको उसने 7 बार आकर लूटा था। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल इन कंक्वेंट, यानी कि वो चाहते थे कि वो और अच्छे से जाने लोगों को। तो उनके साथ एक स्कॉलर था जो ये सब चीज़ें लिखता था, अल बिरूनी। दिस अराबिक वर्क इज नोन एज किताब उल हिंद, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, यानी जो उनकी बुक है किताब उल हिंद आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, और उसने संस्कृत स्कॉलर से बात करके इस पूरी बुक को बनाया था। Other kings who engaged in warfare included the Chamanas, later known as चौहान्स, यानी चौहान आए थे जो दिल्ली और अजमेर में राज करा करते थे। उन्होंने अपनी जो कंट्रोल था उसको वेस्ट ईस्ट से आगे कोशिश करी थी बढ़ाने की, लेकिन वहाँ उनके गुजरात में चालुक्य ने रोका और गढ़वाल ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उन्हें रोका। उस समय का सबसे बेस्ट नोन जो चौहान रूलर था वो था पृथ्वीराज, जिसने
अफगान रूलर सुल्तान महमूद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरी बैटल में अगले साल वो उससे हार गया था। Splendid temples and bronze sculpture. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda, Cholapuram, built by Raja Raj and Rajendra, are architectural and sculptural marvels. यानी इतने बड़े बड़े जो उन्होंने टेम्पल्स बनाए, तंजावुर, गाईगाईकोंडा, चोलापुरम, जिनको राजा राज और राजेंद्र ने बनाया है, ये बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं. चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रो अराउंड देम. यानी चोला मंदिरों के आसपास एक बहुत बड़ा सेटलमेंट यानी एक बस्ती सी बस जाती थी. क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता था. टेम्पल्स को हर कोई ज़मीन अपनी दे देता था, क्योंकि ये एक भगवान का काम भी है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दान में आती रहती थी. द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल. यानी जो भी इसमें आता था, वो जो भी मंदिर में काम करते थे उन्हें दे दिया जाता था, जैसे कि पुजारी, गार्लैंड मेकर यानी माला बनाने वाले, खाना बनाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, म्यूजिशियन, डांसर. इन अदर वर्ड, टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल. यानी कि मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं होती थी, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल काम भी होते थे. Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was most distinctive. यानी इस तरीके की ब्रॉन्ज की मूर्तियां उस समय पर बनाना बहुत ज़्यादा चलन में था. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. आज भी इन्हें पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट ब्रॉन्ज इमेजेस माना जाता है. बहुत सारी भगवानों की हुआ करती थी, लेकिन कभी कभार ये जो भक्त होते थे उनकी भी मिलती थी. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. Many of the achievements of Cholas were made possible through new developments in agriculture. यानी बहुत सारे अचीवमेंट इनके इसी वजह से हुए हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत डेवलपमेंट करा है. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into Bay of Bengal. यानी रिवर जो कावेरी है वो बहुत सारी छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ जाती है बे ऑफ बंगाल में घुसने से पहले. तो ये जो चैनल्स थे, यानी कि नदी अलग अलग जगह जहाँ पर जाती थी, वहाँ पर ये सॉइल को फर्टाइल कर देती थी, यानी उपजाऊ कर देती थी. वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइडेड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर. यानी कि ये करेक्ट अमाउंट में पानी था, तो इससे नमी भी हो जाती थी, और खासकर ये चावल उगाने के लिए बहुत अच्छी थी. Although agriculture land developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. यानी एग्रीकल्चर बहुत पहले से डेवलप हो चुका था, लेकिन 5वीं या 6वीं शताब्दी से ही ये एरिया बड़े कल्टीवेशन के लिए, यानी बहुत बड़े खेत के लिए सही था. किसी जगह पर फॉरेस्ट को साफ करा गया, लैंड को लेवल करा गया मिट्टी डालकर, और डेल्टा रीजन में बाढ़ ना आए इसके लिए कैनल का भी कंस्ट्रक्शन करा गया, जिससे जो पानी है सिर्फ खेत तक जाए. और किसी एरिया में सिर्फ 2 तरीके क्रॉप्स उगाए जाते थे. इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. बहुत सारे बार आर्टिफिशियली भी पानी दिया जाता था. बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते थे. कई बार कुएं खोदे जाते थे, टैंक्स बनाए जाते थे जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था. रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग. यानी आपको अगर बहुत बड़े खेत को पानी देना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, लेबर लाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, और इनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि पानी कैसे शेयर होगा. जितने भी नए राजा थे, जो वहाँ पे लोग थे, वो बहुत एक्टिव इंटरेस्ट लेते थे इस एक्टिविटी में. बहुत अच्छे से वो लोग प्लानिंग करते थे. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज. यानी कैसे ये लोग मेंटेन करते थे इतनी चीज़ें. सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स, यानी जो काम करने वाले थे उनकी जो रहने की बस्ती थी, नोन एज और बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. यानी इस बार वो पैसे वाले होते जा रहे थे. अब ऐसे ग्रुप्स जो थे विलेजेस के, उन्होंने एक बड़ा यूनिट बनाया जिसे कहा गया नाडू. वहाँ पे विलेज काउंसिल बैठती थी जैसे पंचायत के जैसी. एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. और ये बहुत सारी तरीके की चीज़ें करा करते थे, जिसमें जस्टिस देना, जैसे हम देखते हैं पंचायत बैठती है और न्याय देती है, या फिर टैक्स कलेक्ट करना. Rich peasants of the Velala caste exercised considerable control over the affairs of Nadu under the supervision of central Chola government. यानी जो पैसे वाले पीजेंट्स थे, काम करने वाले उस समय के, वेलाला कास्ट थी उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था इस तरीके की चीज़ों पर. वो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में ये काम करते थे.
द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स, यानी चोला राजा जो थे उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा पैसे वाले ज़मींदारों को टाइटल्स दे दिए थे, जैसे मुवेन दावेलन यानी पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी 3 राजा की सेवा करने वाला, या अराइयार चीफ जो मेन रहता है, as markers of respect and entrusted them with important offices of the state at center। तो इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने टाइटल्स दिए और उनको इम्पोर्टेंट ऑफिस अपने स्टेट के दे दिए काम करने के लिए। टाइप्स ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी कैटेगरी है। एक है वेलन वगाई जो नॉन ब्राह्मण है, ब्राह्मदे जो ब्राह्मणों को दिए गए हैं, सलाभोगा जो स्कूल बनाने के लिए दिए गए हैं, देवानंद जो टेम्पल्स में दिए गए हैं, और पाली चंदनम जो जैन इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मदेय, यानी उनको दान मिला करता था, और बहुत सारे जो ब्राह्मण है इसीलिए वो कावेरी वैली के आसपास में रह गए थे। ईच ब्राह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर एन असेंबली और सभा, यानी हर ब्राह्मदेय जो जगह थी उनके रहने की उसको कोई एक सभा देखती थी जिसमें ब्राह्मण ही हुआ करते थे, बहुत अच्छे से वो काम करते थे। उनकी जो डिसीजंस हैं उनको इंस्क्रिप्शन में लिख दिया जाता था और स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल पर भी लिखा जाता था, यानी कोई अगर पत्थर की दीवार है तो उस पर भी लिख दिया जाता था। ट्रेडर्स जिनको नागाराम्स बोलते थे वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस काम करा करते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरेम्मेरू एंड चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच सभा वॉज ऑर्गेनाइज, यानी जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो बुक्स लिखी हुई मिली है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये सभा को ऑर्गेनाइज करा जाता था। सभा में अलग अलग कमिटीज़ होती थी जो इरिगेशन के वर्क को देखती थी, गार्डन को देखती थी, टेम्पल्स यानी मंदिर को देखती थी। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ, यानी पत्तियों पर उनके नाम लिख दिए जाते थे जो इस कमिटी के मेंबर यानी सदस्य बनने लायक थे। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्दन पॉट, यानी इन टिकट्स को मिट्टी के मटके के अंदर डाल दिया जाता था और उसमें से किसी भी लड़के को कहा जाता था कि एक चिट निकालो, और वो एक चिट निकालता था और देखता था कि कौन मेंबर बनने वाला है। इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट अगर हम देखें, वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन, हियर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम पेन्नीपुरम 12th century तमिल वर्क विच इन्फॉर्म अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, यानी ये लिखे हुए इंस्क्रिप्शन है उनके जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन के बारे में बताते हैं। तो ये इसमें उनकी पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, उन्होंने नोट करा है पूरी चीज़ें को। तमिल में भी रहते थे, ये बताया गया है कि वो किस तरीके से रहते थे, कहाँ रहते थे, स्मॉल हट्स में रहते थे, क्या पहनते थे, उनके आसपास किस तरीके के जानवर हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, वहाँ अगर पेड़ पौधे हैं तो किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, ये सब चीज़ें इसमें ये वो लोग नोट कर लेते थे। तो इस तरीके से ये लोग इंस्क्रिप्शन लिखते थे और ये ऐसे लिख दिया जाता था, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड, यानी जो भी सभा के मेंबर बनना चाहते हैं उनके पास ज़मीन होना चाहिए जिससे टैक्स कलेक्ट करा हो, उनके पास खुद का घर होना चाहिए, उनकी एज इतनी से इतने के बीच होना चाहिए, उन्हें वेद की नॉलेज होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। मतलब आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारा अभी का संविधान है, या फिर अभी हम देखें अगर किसी को जज बनना है या पुलिस बनना है तो अभी भी उसके कुछ लॉज होते हैं कि आपकी उम्र इतनी होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होना चाहिए। तो ये उस समय से ही चला आ रहा है कि कुछ ना कुछ वो बोलते हैं तभी आप ये मेंबर बन पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी है और अब हम इसमें बस मॉडिफिकेशन करके इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, चाइना में एक एम्पायर था, टैंग डायनेस्टी बोलते थे जिसको, जिसने 300 साल तक राज करा था। उसकी कैपिटल थी जियान जो अभी की सबसे बड़ी सिटी है, जिसको टर्क, ईरानी, इंडियन, जापानीज और कोरियंस विजिट करते रहते हैं। टैंग एम्पायर को एडमिनिस्टर करा था ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, यानी कि वहाँ पर काम करने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन से निकलना पड़ता था। 1911 तक ये सिस्टम वहाँ पर चलता रहा, ऑफिशियल्स को इलेक्ट करने के लिए वो इसी तरीके से करते थे। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है कि जो जैसे हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा कि पहले तो क्या होता था कि जो राजा का जो भी रिलेटिव होगा, जो भी राजा से आसपास या फैमिली का होगा, उसे ही वो काम दे दिया जाता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना रहती थी, एग्ज़ाम सबके लिए ओपन रहती थी, उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको काम पर रख लिया जाता था। तो ये चैप्टर इसके साथ में
ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके बता दूंगी।